अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ने लगे हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इससे पहले ओवरव्यू ऑफ इम्यूनोलॉजी का हमारे पास एक ना आ चुका है वीडियो। वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आज से हम स्टार्ट कर लेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। ये जो पूरी इम्यूनिटी है ना, ये एक पूरी सीक्वेंस में चलती है। अगर आप वो पूरा सीक्वेंस के अंदर इस सबको देखेंगे ना, आपको समझ भी आएगी और मज़ा भी आएगा। तो इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट मैं पहले बता चुका हूँ। इन्नेट जो आपके अंदर ना इनबॉर्न होती है, इनबिल्ट होती है इम्यूनिटी, वो है। तो आपके पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसके अंदर आपके पास आ जाएंगे जी फिज़िकल बैरियर्स आ जाएंगे, जो आपकी बॉडी के फिज़िकल बैरियर्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ ना सर्कुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो आपके पास सर्कुलेटिंग फैक्टर्स भी इसमें यूज़ होंगे। और ये आपके पास ना, क्योंकि बॉडी में फ्रॉम बर्थ होते हैं तो ऑलवेज एक्टिव होते हैं और आपके पास हर वक्त रेडी होते हैं ना माइक्रोब्स को रिपेल करने के लिए। ये आपकी बॉडी के अंदर और आपके ना जो वायरसेस बैक्टीरिया इन सब के अंदर जो अंदर है या बाहर है, उन सब के दौरान एक बाउंड्री बनाती है। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये रैपिडली काम करती है बिकॉज पहले से बनी हुई है। और ये आपके पास ना काफ़ी सारे माइक्रोब्स के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक ना मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं, तो उनको टारगेट करती है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक होती है। और तो ये आपके पास वाइड रेंज ऑफ ना माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करती है। अब आ जाते हैं हमारे पास बैरियर के। इस बैरियर की डिटेल में चलते हैं। तो बैरियर जो है, उसने कहा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बैरियर जो है वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स बनाती हैं। इसके अंदर आपके पास उन्होंने कहा 4 जगहें हैं। एक आ जाती है स्किन, एक आ जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक आ जाता है ना आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआईटी, और एक आ जाता है जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स। ये आपके पास चारों जगह जो है ना, इनकी जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ना, ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं अगेंस्ट इन्वेडर्स। अब ये बैरियर के ना 3 तरह का होता है। एक होता है मैकेनिकल बैरियर, एक होता है हमारे पास केमिकल बैरियर, और एक होता है हमारे पास बायोलॉजिकल बैरियर। तो ये तीनों तरह के बैरियर्स होते हैं। अब इन 3 तरह के बैरियर्स को ना, पहले मैं ज़रा ना यहाँ पे इसकी एक टेबल के अंदर समरी है, तो पहले हम इनको ना समझ के करते हैं। तो हमारे पास ना सबसे पहले क्या है, हमारे पास सबसे पहले आ जाती है स्किन। ठीक है, वही 4 जगहें हैं, स्किन है, उसके अलावा आपके पास जीआईटी, फिर ना जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, और उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो बारी बारी हम देखते जाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो हमारे पास आती है स्किन। तो स्किन के अंदर आपको पता है सबसे ऊपर क्या होती है आपके पास स्किन के अंदर, यहाँ पे आपके पास ना एपिथीलियम होगी। एपिडर्मिस जो होता है उसके अंदर एपिथीलियल सेल्स होते हैं ना, वो एपिथीलियल सेल्स आपस में टाइट जंक्शंस के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो वही एपिथीलियल सेल्स और जो टाइट जंक्शंस के अंदर जो जुड़े हुए हैं, और ये कौन से वाली क्या कहते हैं एपिथीलियम होगी, क्योंकि ये आपके पास स्किन के ऊपर केराटिन ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या हो जाएगी, केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिडर्मिस सेल्स, या एपिडर्मिस एपिथेलियल सेल्स भी आप पूरा भी कर सकते हो। तो ये आपके पास सबसे पहला मैकेनिकल बैरियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम अंदर की तरफ आएँ, तो आपको क्या नज़र आ रहे हैं, आपको अंदर इसी के अंदर आपके पास आपको ये फैटी एसिड्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये फैटी एसिड्स जो होंगे ये आपके पास केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स के अंदर आ जाएंगे। तो केमिकल बैरियर के अंदर ये फैटी एसिड्स होंगे। और ये फैटी एसिड्स का मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था कि आपके पास जो स्किन के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपके पास माइक्रोब की एंट्री को रोक रहे होते हैं। इसलिए ये केमिकल बैरियर हो जाता है। इसके अलावा आपके पास ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पेप्टाइड्स होते हैं, जिनको आप डिफेंसेंस कहते हो। ये आपके पास बॉडी के डिफेंस के अंदर काम करते हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पेप्टाइड्स जो हैं, ये भी आपके पास क्या करेंगे, आपके पास डिफेंड करेंगे। और ये भी आपके पास क्योंकि ना केमिकल्स हैं, ये डिफेंसेस जो होंगे ये भी केमिकल बैरियर में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो स्किन है ना, इसके अंदर कुछ आपके पास ना इन बिल्ट जो आपके पास होते हैं ना, जो आपके पास माइक्रोबायोम जिसको कहते हैं या नेचुरल फ्लोरा कहते हैं, तो वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो उनको आप कह दोगे स्किन में है तो स्किन फ्लोरा। ये आपके पास ये स्किन, इसका एक अलग चैप्टर आएगा नेचुरल फ्लोरा का ना, उसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पे हम डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे याद रखना है स्किन फ्लोरा। तो ये स्किन होगी, तो ये वही 3 चीज़ें आपके पास यहाँ पे ये चीज़ होंगी। उसके बाद अगर हम आ जाए जीआईटी के ऊपर, जीआईटी बहुत ईजी सा है। जीआईटी के अंदर आपके पास ना, इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ। जीआईटी के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास मैंने ये जीआईटी का ना स्टार्ट बनाया हुआ है, ये सफेगा स्टमक, और ये इसी से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें भी हम देखते हैं मैकेनिकल बैरियर क्या होगा। मैकेनिकल बैरियर के अंदर आपके पास आपको पता है ये साइड पे सारी की सारी क्या होगी, आपके पास इसके ऊपर एपिथीलियम लगी हुई होगी ना। इस एपिथीलियम ने ना कॉन्टीन्यूसली, जो पहले वाली स्किन वाली एपिथीलियम है वो भी कॉन्टीन्यूसली शेड होती है। इस एपिथीलियम ने भी ना आपके पास कॉन्टीन्यूसली ना एपिथीलियल सेल्स ने शेड होना होता है। ठीक है, तो इनके आपके पास क्या हो रही है, नॉर्मल शेडिंग होती रहती है, जिसको आप कह देते हो डिस्क्वेमेशन।
ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल शेडिंग इनकी होती रहती है। तो ये आपके पास जो है ये भी आपके पास मैकेनिकल बैरियर के तौर पे काम करता है। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पे आपके पास ये क्या हो रही है, पेरिस्टाल्सिस हो रही है। ये पेरिस्टाल्सिस जो है ना, अगर कोई बहुत बड़ा फॉरेन एजेंट आ गया है तो ये पेरिस्टाल्सिस जो है ना उसको आपके पास आने से आगे की तरफ रोक रही है। तो ये पेरिस्टाल्सिस भी आपके पास मैकेनिकल बैरियर के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा आपके पास क्या होगा, ये जिस ना ये अंदर की तरफ जो होते हैं ये स्क्रीटरी सेल्स होते हैं, ये आपके पास रिलीज़ करते हैं म्यूसिन को। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ म्यूसिन होता क्या है। तो आपके पास ये म्यूसिन्स को भी रिलीज़ करते हैं। सो ये म्यूसिन जो है ना ये भी आपके पास मैकेनिकल बैरियर के तौर पर काम करते हैं। तो पेरिस्टाल्सिस, नॉर्मल शेडिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, और म्यूसिन्स जो हैं ये आपके पास इसके जीआईटी के अंदर मैकेनिकल बैरियर हो गया। और अंदर आ जाए तो आपके पास यहाँ पे एक ना इसके अंदर केमिकल्स का ना एक वो बना हुआ है, मिक्सचर सा बना हुआ है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हमने एक ही जिल्द में कर दिया है। हम किताब की भी जिल्द कराते हैं ना, तो हमने उसी तरह जिल्द में कर दिया है। अब वो जी से क्या होगा, आपके पास गैस्ट्रिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास आई से हो जाएगा आयरन, सॉरी आयरन नहीं, हाँ सॉरी आयरन ही है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिन्होंने आयरन से बाइंड करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास डी से क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। एक तो वही डिफेंसेंस जो मैंने ऊपर बताए थे पॉजिटिवली चार्ज, और इसके अलावा आपके पास डी से और क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और एल से आपके पास हो जाता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम आपके पास ना दो चीज़ों में होता है, ज़्यादातर टीयर्स में होता है और सलाइवा में होता है। तो वही सलाइवा जब नीचे आता है तो उसी के अंदर के लाइसोजाइम होते हैं। तो ये आपके पास सारे क्या हो गए, केमिकल बैरियर्स हो गए। और उसके बाद आपके पास यहीं पे आपके पास ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़े हुए हैं, तो इनको आप कह दोगे गट फ्लोरा। और ये जो आपके पास एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई हैं ये आपके पास IgA एंटीबॉडीज़ हो जाएंगी। तो ये IgA और गट फ्लोरा जो है ये बायोलॉजिकल में आ जाएंगे। ये जो जेल वाला है ये आपके पास आ जाएगा केमिकल में, और बाकी ये तीन आ जाएंगे मैकेनिकल में। उसके बाद ये भी हो गया, आ जाता है जेनेटो यूरिनरी। तो अभी जो जेनेटो यूरिनरी है ना इसको भी देख लेते हैं। ये किडनी से आपके पास स्टार्ट हो रहा है, किडनी से स्टार्ट होने के बाद आपके पास ये नीचे यूरेटर है, ब्लैडर के अंदर आ रहा है। तो ये अब इसके अंदर देखें तो सबसे पहले आपके पास ये क्या है, आपके पास ये नीचे की तरफ यूरिन फ्लो कर रहा है। तो ये जो यूरिन का फ्लो है ना ये भी आपके पास काफ़ी हेल्प करता है उनको बैक्टीरिया वगैरह और उन सब ऑर्गेनिजम्स को रोकने में। तो ये आपके पास मैकेनिकल बैरियर हो गया। फिर आपके पास यूरिन का जो पीएच होता है ये एसिडिक होता है ना, तो आपके पास एसिडिक एनवायरनमेंट, तो लो पीएच जो है ना ये आपके पास एक अदद केमिकल बैरियर हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वो आपके पास आपको एंटीबॉडीज़ दिख रही होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ IgA, सो ये IgA एंटीबॉडीज़ जो हैं ये आपके पास बायोलॉजिकल बैरियर हो जाएंगे। इसके अलावा ये आगे विजाइना है। सो विजाइना के अंदर आपके पास ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़े होंगे, तो उन्हें आप कह दोगे कि ये आपके पास विजाइनल फ्लोरा हो जाएंगे। सो विजाइनल फ्लोरा हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात आ जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो बहुत आसान है, आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारी नाक से स्टार्ट होता है, उसके बाद नाक और मुंह वगैरह से, और उधर से फिर पीछे ये ट्रैकिया शैकिया से ये इधर आ जाता है। सबसे पहले देखें तो हमारे पास एयर फ्लो जो है वो आपके पास आ जाता है। तो एयर फ्लो ये आपके पास क्या होगा, मैकेनिकल ना बैरियर होगा। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ सेल्स होते हैं जिनके ऊपर सीलिया होते हैं, ये सीलिएटेड एयरवे सेल्स होते हैं। तो ये सीलिएटेड एयरवे सेल्स जो हैं ये भी आपके पास मैकेनिकल बैरियर के तौर पे काम करेंगे। ये किसी भी फॉरेन एजेंट को यहाँ पे फंसा के रोक लेंगे और वापस भेज देंगे। उसके अलावा जब ये फंसा के भेज देंगे तो आगे आपके पास खांसी होगी, तो कफिंग जो होगी वो कफिंग भी आपके पास मैकेनिकल बैरियर में आ जाएगी। फिर आपको बताइए यहाँ पे आपको एल्वियोलर सेल ना टाइप 2 होते हैं, वो आपके पास यहाँ पे सरफेक्टेंट रिलीज़ करते हैं। उस सरफेक्टेंट ने सरफेस टेंशन को कम करना होता है। ये सरफेक्टेंट प्रोटीन है ना ये भी आपके पास ना काम करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये केमिकल बैरियर, क्योंकि ये केमिकल है तो केमिकल बैरियर। इसके अलावा ये होगी नोज़, ये हो गया माउथ, ठीक है, और ये पीछे इनके क्या है फेरिंग्स। इनके सब के अंदर देखें तो ये आपके पास छोटे छोटे आपके पास फ्लोरा पड़े हुए हैं। तो ये आपका नोज़, माउथ और फेरिंग्स इनके आपके पास फ्लोरा हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें भी ये एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तो IgA एंटीबॉडीज़। सो ये आपके पास सारे के सारे यूँ कंपोनेंट्स ऑफ द बैरियर्स हो गए। इसको अगर हम यहाँ से जल्दी जल्दी देख लें ना जो किताब में क्या लिखा हुआ है, और यही का आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं विद टाइट जंक्शंस। इसके अंदर सबसे पहले स्किन में देखें तो उसमें केराटिनाइज स्क्वेमस सेल्स होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली शेड होते जाते हैं और डिस्क्वेमेट हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा इसके अलावा नॉन स्किन बैरियर्स म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो आपके पास ना हर जगह पाई जाती है क्योंकि उसके अंदर आपका म्यूसिन होता है जो कि एक स्टिकी मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है, जो कि स्क्रीशन से आप स्क्रीटरी सेल्स जो है ना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी, GIT के भी और जेनेटो यूरिनरी ट्रैक के भी, इन सब के आपके पास
वो आपके पास रिलीज़ करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ये सारे सेल्स जो हैं ना आपके पास, जो कि सिक्रीटरी सेल्स, ये भी डिवाइड करते हैं, स्लग ऑफ हो जाते हैं और रिप्लेस होते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो ये सारे सेल्स आपके पास ना माइक्रोब्स को ना डिफीट करने में काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिएटेड सेल्स भी होते हैं, पेरिस्टालसिस भी होता है जीआईटी का। इसके अलावा यूरिन का कॉन्टिन्यूस फ्लो जो होता है वो भी आपके पास काम करता है। उन्होंने कहा अगर इन सब मैकेनिज्म के अंदर कोई फेलियर हो जाए तो क्या होगा, आपके पास बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो आपके पास यहाँ आके कॉलोनाइज कर जाएंगे और ये आपके पास किन पेशेंट्स में ना, और ये हार्मलेस जो होंगे, हार्मलेसली आपके पास, यानी इनको कोई भी ना रोकने वाला नहीं होगा। तो आपके पास ये कॉलोनाइज कर जाएंगे। और ये किस में होता है, जब पेशेंट्स में स्किन बर्न हो जाते हैं, स्किन बर्न हो जाएंगे तो स्किन के अंदर जो आपके पास ना ये सारा का सारा हो रहा था वो नहीं होगा। इसके अलावा पल्मोनरी सीलियरी सेल ना डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जिस तरह आपके पास ना वो एक वो हो जाता है कार्टेगनर सिंड्रोम, उसमें भी वो सीलिया की ना डिस्काइनेजिया हो जाता है। सो वो भी इसमें आ सकता है। इसके अलावा आपका बाउल और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसमें भी आपका यूरिनरी आउटफ्लो नहीं होगा। तो इन सब कंडीशंस में इन्फेक्शन हो जाती है फिर, और इन्फेक्शन से फिर मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी हो जाती है। केमिकल बैरियर में देखें तो उन्होंने कहा आपके पास स्किन और स्टमक वगैरह जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह रिलीज करते हैं, जो क्या होगा वो गैस्ट्रिक एसिड में आ जाता है। इसके अलावा लाइसोजाइम क्या होता है, ये टीयर्स और सलाइवा के अंदर होता है, जो कि आपके पास क्या करता है, जाके आपके पास बैक्टीरियल सेल वॉल्स के अंदर होल्स क्रिएट कर देता है। और उसके बाद जब उनकी सेल वॉल्स के अंदर आपके पास ना ये इसने होल क्रिएट कर देना है, और किस तरह करना है, उनके जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है ना उसके अंदर जो लिंकेजेस हैं, ब्रेक उनके दरमियान के लिंकेजेस को ब्रेक कर देगा। तो उससे आपके पास उसमें होल्स हो जाएंगे। होल्स हो जाएंगे तो बाहर जो साइडों में पानी छानी होता है वो उसके अंदर से वो बर्स्ट कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कुछ आपके पास ना एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जिस तरह डिफेंसिन्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपके पास ना करते हैं। वो उन्होंने कहा हाईली पॉजिटिवली चार्ज पेप्टाइड्स होते हैं, जीआईटी में भी होते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होते हैं। इनका भी यही काम है, इन्होंने पोर्स बनाने हैं लिपिड मेम्ब्रेन्स के अंदर। वो आपके पास था सेल वॉल्स में। इसने आपके पास ये एमसीक्यू में बात आती है, ये लिपिड मेम्ब्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड इवन सम वायरसेस के अंदर पोर्स बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा आपके पास न्यूट्रोफिल्स और पेनिन सेल्स जो कि इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स में होते हैं ना, इनके अंदर आपके पास ना ये कौन से होते हैं, अल्फा डिफेंसिन्स होते हैं जो कि एंटी वायरल एक्टिविटी रखते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपके पास होते हैं बीटा डिफेंसेस जो कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रखते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा सर्फेक्टेंट की बात की थी, तो सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, आपके पास ये लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जो कि लंग एल्वियोलाई में बनते हैं, और ये आपके पास जाके बाइंड कर जाते हैं सरफेस ऑफ माइक्रोब्स से। और उसके बाद जब ये सरफेस ऑफ माइक्रोब्स में बाइंड कर देते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, उनकी फैगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट कर देते हैं, या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि उनकी सेल मेम्ब्रेन्स को तोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि केमिकल बैरियर में थी। बायोलॉजिकल बैरियर तो बहुत ही आसान है। इसमें वही बात है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके पास ना अंदर आ जाते हैं, तो वो आपके पास आके ना एक ना माइक्रो एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर्म कर देते हैं। हार्मलेस माइक्रोब्स उनको कहते हैं, जिनको माइक्रोबायोम या नेचुरल फ्लोरा कह देते हैं। उसमें उन्होंने ह्यूमन की अंदर एक एग्जांपल दी। उन्होंने कहा सारे ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई वो सब भी होते हैं। और इसके अलावा कुछ माइट्स होते हैं, डेमोडेक्स माइट्स, ये आपके पास हेयर फॉलिकल्स को इनहेबिट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपके पास ना अगर तो ना हम कभी कभार एंटीबायोटिक्स देते हैं तो ये हमारे जो नेचुरल फ्लोरा है ना ये ख़त्म हो जाते हैं, तो आपके पास ना इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती हैं, जिससे आपका क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल्टी जो है वो कोलाइटिस करा देता है। और इसके अलावा आपके पास इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी कुछ करा देता है, जिस तरह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो जाती है। फिर उन्होंने कहा इसके अलावा माइक्रोबायोम के अलावा आपका बायोलॉजिकल बैरियर में क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, जब इम्यूनोग्लोबुलिन ए और जी, उन्होंने कहा ये आपके पास क्या करते हैं, ये जाते हैं और जाके बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह से बाइंड कर जाते हैं, और उनकी आपके पास ना आगे ना उनकी अटैचमेंट जो होती है ना एपिथेलियल लेयर के साथ, उसको प्रिवेंट कर देते हैं। तो जब वो अटैच ही नहीं होंगे तो वो उनको तोड़ेंगे कैसे, अंदर कैसे आएंगे। तीसरा उन्होंने कहा एक कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, इसमें 20 प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं या तो सरफेस ऑफ नम माइक्रोब्स से जाके, माइक्रोब्स के ऊपर जाके वो प्रोटीन्स लग जाएं, तो या फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास ना एंटीजन जो है वो जाके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या तो उनको एक्टिवेट कर सकता है, या फिर आपके पास डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कर सकते हैं। ये वो ना सेकंड ईयर वाली बातें हैं, फर्स्ट ईयर वाली बातें हैं बल्कि, और एक कॉम्प्लीमेंट का पूरा एक अलग चैप्टर भी आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा आपके पास ना इसके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास। हमारे पास इसके मेजर फंक्शंस होते हैं। उन्होंने कहा है कि आपके पास ना ये लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया कराता है। लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया किस तरह कराएगा, उसके आपके पास उसके ऊपर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होगा, वो फेंकेगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जैसे ही जाएगा तो वो उसकी जाके उसको जो ना ब्रेक डाउन करवाने लग जाएगा। ये आपके पास उन्होंने कहा निजेरिया का खास तौर पर कराता होता है। इसके अलावा उसने कहा इस दूसरा होता है ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, उसके लिए एक ना उन्होंने कहा ऑप्सोनिन होता है C3b, वो आएगा और उसकी ऑप्सोनाइजेशन
ऑप्शनाइजेशन कराएगा, ऑप्शनाइजेशन होगी तो उसकी फेगोसाइटोसिस ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। फिर उसने कहा है कि आपके पास ना C5a होता है, कीमोकाइन कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता है। ये आपके पास क्या करेगा, ये आपके पास कीमोकाइंस ने यही करना होता है ना, बाकी सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, तो उसी तरह उन्होंने कहा न्यूट्रोफिल्स को ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये चीज़ भी होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ होते हैं इन्फेक्शन डिजीज जो कि वो पैथोजन जो है ना वो इन बैरियर्स को ना बाईपास कर देते हैं, जैसे हर्पीज वायरस हो गए, रेस्पिरेटरी वायरसेस हो गए, ये आपके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं और जो कि ना म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स पे होते हैं और अंदर घुस आते हैं। या फिर उन्होंने कहा कुछ होते हैं वायरसेस जिस तरह आर्बो वायरसेस या फिर मलेरिया, ये लोग होस्ट्स के दरमियान ना मूव करते हैं, जिस तरह इंसेक्ट्स वगैरह हो गए उनके अंदर चले गए, फिर इंसेक्ट्स जब बाइट करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर आ जाते हैं। तो इन ये भी आपके पास कुछ हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कुछ होते हैं जो कि आपके पास वैसे तो नेचुरल फ्लोरा के अंदर होते हैं, लेकिन आपके पास ना वो अक्सर क्या है वो तोड़ देते हैं उस ना, यानी अगर कहीं पर कोई ब्रेक श्रेक हो जाए उस बैरियर की तो वो दूसरी जगह एंटर हो जाते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है तो उसका वो बैरियर जैसे ही टूटता है तो आपके पास ना उन्होंने कहा है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कराने लग जाते हैं। ठीक है, वो रेस्पिरेटरी ना इन्फेक्शंस कराने लग जाते हैं। तो दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि आपके पास ना इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड स्ट्रीम हो जाती हैं उन लोगों में जो कि आपके पास इंट्रावेनस कैथेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। इंट्रावेनस कैथेटर अंदर डालेंगे, उससे कहीं ना कहीं डैमेज होगी, उससे आपके पास वो माइक्रोबायोम एंटर हो जाएंगे और उसके बाद फिर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमारे पास हमने बैरियर्स को पढ़ लिया अच्छे से। ओके गाइस, तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसके बाद जो है ना वो यहाँ से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास आ जाएंगे कुछ सेल्स जिन्होंने हमारे पास फेगोसाइटोसिस करवाना होगा। अब उसके अंदर उन्होंने कहा इसमें फेगोसाइट्स और दूसरे माइलॉइड सेल्स आएंगे। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होंगे। फेगोसाइट्स का लफ्ज़ जो है वो फेगोसाइट से निकला है, यानी वो आपके पास सेल को ईट करने का ना एबिलिटी शो कर रहा है। इसके अलावा उसने कहा इसकी ना इस सेल को ईट करने के अलावा उसका जो फॉरेन मटेरियल डेब्रिस है उसको ईट करता है, और ये आपके पास कोई डैमेज अगर है तो उसको भी रिपेयर करने में इसका रोल होता है। अब उन्होंने कहा कौन कौन सी आपके पास ना फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जो सबसे पहले आपके पास ना इन्वेडर्स को एनकाउंटर करते हैं वो होते हैं आपके पास टिश्यू मैक्रोफेजेस। इसके अलावा आपके पास उन्होंने कहा कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये आपके पास फौरी से भागे जाते हैं डैमेज टिश्यू के पास और जाके वहाँ पे आपके पास इन्फ्लेमेशन के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स जो हैं ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे चारों को, और इसमें से डेंड्रिटिक सेल्स है ना उन्होंने कहा ये आपके पास उस माइक्रोबियल मटेरियल को ना जो भी आपके पास ये अपने अंदर लेकर जाते हैं ना उनको आपके पास भागे भागे जाएंगे और जाके आपके पास लिम्फ नोड्स और स्प्लीन तक ले जाएंगे। ठीक है, तो डेंड्रिटिक सेल्स का एक इंपॉर्टेंट काम है कि इन्होंने उस माइक्रोबियल मटेरियल को लेकर जाना है लिम्फ नोड और स्प्लीन तक उसका, और फिर वहाँ जाकर क्या करेंगे इन्होंने अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट कराना है। मोनोसाइट क्या होते हैं आपके पास, वो उन्होंने कहा कि आपके पास ना इन्फ्लेम टिश्यू जो है इस सेल को आपके पास मोनोसाइट्स को ना खींच लेता है। ये मोनोसाइट जो है ना यही आपके पास टिश्यू के अंदर जाके मैक्रोफेजेस बनते हैं। तो इन मोनोसाइट का उन्होंने कहा ये मैक्रोफेजेस वाला है और डेंड्रिटिक सेल्स वाला ही रोल होता है, बस ये आपके पास सेल्स के अंदर होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास सर ये ब्लड के अंदर होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास ना ये सारे फेगोसाइट जो हैं ये माइलॉइड सेल्स की आपके पास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके पास ये सारे के सारे बोन मैरो में बनते हैं। उन्होंने कहा रीजन देख लें अगर हम तो सारों का एक ही स्टेम सेल होगा। ये इन्होंने किताब में बहुत अच्छी डायग्राम बनाई हुई है। उन्होंने कहा एक आपके पास ना मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, इसी से हमने उसकी आगे देखने। उन्होंने कहा ये आपके पास बच्चों में क्या कहते हैं आपके पास फीटल लीवर के अंदर होता है, और उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे पोस्ट नेटल बोन मैरो के अंदर होता है। तो ये दो लोकेशन है बच्चों में ना, जो फीटस होता है उसमें लीवर और इसके अलावा पैदा होने के बाद बोन मैरो। उसके अंदर अब आपका मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर आपके पास अब ये दो में डिवाइड हो गए, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर और कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर। ये कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर ये तो हाँ सिंपल से हैं, इन्होंने आगे पास क्या करना है, इन्होंने बी सेल प्रिकर्सर बनाना है जिसने आगे जाके बी सेल, जिसने प्लाज्मा सेल जिसने एंटीबॉडीज बनानी है, और ये आगे टी सेल प्रिकर्सर जिसने आगे टी हेल्पर और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाने हैं। इसके अलावा एक और सेल्स होते हैं जो कि अगर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये भी मैंने ओवरव्यू में बताए थे इनका काम क्या होता है। तो ये नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं, इनको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पे जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स है ना ये क्या करेंगे, ये अगर मेगा कैरियोसाइट के अंदर बड़े बड़े सेल्स बन जाएंगे तो वो प्लेटलेट्स में बन जाएंगे, एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो रेटिकुलोसाइट जो कि एरिथ्रोसाइट्स में बन जाएगा। उसके अलावा आपके पास ये ना आपके पास क्या करेंगे ग्रेनुलोसाइट या फिर मोनोसाइट प्रोजेनिटर बनाएंगे। अब वो जो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर है उसको फिर हम ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट दोनों में डिवाइड कर देंगे। ग्रेनुलोसाइट प्रोजेनिटर जो होगा उसने सारे WBCs बना देने हैं। वो कौन कौन से हैं जी आपको पता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं,
ईओसिनोफिल्स हो जाते हैं, इसके अलावा बेसोफिल्स हो जाते हैं, मास्ट सेल्स हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पे मोनोसाइट होता है, वो मैक्रोफेजेस में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा यही मोनोसाइट आपके पास डेंड्रिटिक सेल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आपके पास ये और सारा का सारा आपके पास ये है। तो अब उन्होंने यही कहा है कि आपके पास ना तमाम मोस्ट ऑफ दी सेल्स जो है ना इन्नेट इम्यून सिस्टम के, वो आपका माइलॉइड प्रीकर्सर से बनते हैं, सिवाय एक एक्सेप्शन है नेचुरल किलर सेल्स के। बाकी सारे के सारे आपके पास ये इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर काम करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास, हमने कहा था कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है ना वो क्या करती है, वो आपके पास ना पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करती है। तो उनको पहला स्टेप तो रिकॉग्निशन का होगा, तो उसके लिए कुछ रिसेप्टर्स होने चाहिए। उन रिसेप्टर्स को हम क्या कह देंगे, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, PRRs। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हर जगह में आएंगे। तो इन्होंने जाके एक मॉलिकुलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, तो उस मॉलिकुलर पैटर्न को क्या कह देंगे, पैथोजन, क्योंकि वो पैथोजेंस पे होगा, तो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न या पैम्प्स। ठीक है, तो ये PRRs और पैम्प्स का आपने याद रखना है। उसके बाद उन्होंने कहा ये आपके पास पैम्प्स जो है ना, ये आपके पास माइक्रोब्स के ऊपर तो होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन सेल्स में नहीं होते। तभी तो आपके पास ये ना रिसेप्टर जो है ये ना नॉन सेल्फ को सेल्फ से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए आपका ये ह्यूमन सेल्स पे नहीं होते, माइक्रोब्स पे होते हैं। और माइक्रोब्स जो है जितना भी चालें, बहुत डिफिकल्ट होता है उनको म्यूटेट करना। तो हम पहचान लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डबल स्ट्रैंडेड RNA हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा यानी PRRs के आपके पास 4 टोटल में ना क्लासेस होती हैं। 2 क्लासेस जो है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं, यानी आपके पास जो ना कुछ चीज़ें आपके पास ना बाहर से ना वो पैटर्न्स जो हैं वो आउटसाइड द सेल्स हैं, या फिर सेल के अंदर जो वेजिकल्स बन गए ना उनके अंदर है, वो वेजिकल्स फिर बाहर निकलते हैं, तो ऑब्वियसली बाहर से ही फिर वो अंदर आपके पास ना उनको रिकॉग्नाइज, बाहर वाले रिसेप्टर्स ही रिकॉग्नाइज करेंगे ना, तो वो चीज़। या फिर उन्होंने कहा कुछ इंट्रासेलुलर होते हैं, जो कि आपके पास अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर हैं ना माइक्रोब्स, उनको ना वो करते हैं रिकॉग्नाइज। वो जो बाहर वाले हैं ना एक्स्ट्रा सेलुलर, वो 2 होते हैं, एक होते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स और एक होते हैं आपके पास C टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इनको कह देंगे TLRs और CLRs, TLRs CLRs, टॉल लाइक रिसेप्टर्स, C टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स। और जो दूसरी वाली क्लास हैं वो है जी नॉड लाइक रिसेप्टर्स, NLRs, और RIG1 हेलिकेज लाइक रिसेप्टर्स, RLRs। तो ये 4 आपके पास रिसेप्टर्स हैं। अगर इन रिसेप्टर्स के ना, जिन जीन्स ने इन रिसेप्टर्स को ना वो करना है ना एनकोड, अगर उनमें कोई म्यूटेशन आ जाए तो इन्फेक्शन हो जाएंगी। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास ना जो भी आपके पास इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, वो आपके पास सबसे पहले ये जो PRRs हैं ना, यही आपके पास जैसे एक्टिवेट होते हैं ना, जब इनके साथ उस पैटर्न ने आके इनिशियल एनकाउंटर करते हैं, तभी आपके पास पूरा का पूरा जो इम्यून रिस्पॉन्स है ना उसको शेप दे दी जाती है। यानी आपके पास कुछ ना बैक्टीरिया हैं, उनके खिलाफ आपके पास ना एंटीबॉडी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, कुछ होते हैं जिनके खिलाफ T सेल्स ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। जिस तरह उन्होंने कहा एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जो कि एनकैप्सुलेटेड होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो इंट्रा सेलुलर माइक्रोब्स हैं, जैसे वायरसेस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, इनके खिलाफ T सेल एंड मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए वो जो आपका पहले रिस्पॉन्डर्स है ना PRRs, ये आपके पास क्या करते हैं, ये आपके पास उसको डिक्टेट कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। और उसके बाद उन्होंने कहा ये सारा का सारा वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म से जब ये एक्टिवेट होते हैं उसी पर डिपेंड करता है। अब उन्होंने कहा कि हम देखते हैं PRRs की इन एग्जांपल्स को। ये टेबल के अंदर उन्होंने सारे को समराइज़ किया हुआ है, साथ साथ में ये भी करा दूंगा मैं, साथ साथ अब एक एक रिसेप्टर को पकड़ते जाते हैं। सबसे पहले क्या आता है, टॉल लाइक रिसेप्टर। अब ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो है ना, ये आपके पास इसके अंदर कोई 10 के करीब रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये फैमिली या 10 रिसेप्टर्स की कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स और इम्यून सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं। उन्होंने इसके बाद कहा है कि आपके पास इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जाके कोई ना एक जो ब्लॉक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक उस बैक्टीरिया का या माइक्रोब कह लो, चलो माइक्रोबियल बिल्डिंग ब्लॉक, उसको इसने जाके रिकॉग्नाइज करना है। वो या तो एंडोटॉक्सिन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो आपके पास पेप्टिडोग्लाइकेन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन आपको पता है सेल वॉल में होता है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है एंडोटॉक्सिन क्या होता है, तो ये एंडोटॉक्सिन आपके पास ना वहीं सेल की सरफेस के ऊपर ही आपके पास लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है। ये सारा लाइपोपॉलीसेकेराइड वगैरह वहाँ ना बैक्टीरियोलॉजी जर्नल में लिखा हुआ है। उसके बाद और ये एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन भी वहाँ पे बहुत डिटेल में है। ये एंडोटॉक्सिन्स जो हैं, अब उन्होंने आगे इसी की डिटेल बताई हुई है कि ये एंडोटॉक्सिन और पेप्टिडोग्लाइकेन से किस तरह रिस्पॉन्स करता है। उन्होंने कहा जब ये आपके पास ना रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिलीज करते हैं, जो कि आपके पास आगे जाके प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स ना करते हैं रिलीज। उससे क्या होगा, आगे उसका ना आगे जो इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स होगा ना, इम्यून रिस्पॉन्स, वो होने लग जाएगा। अब उन्होंने कहा वो आगे जाके क्या अडेप्टिव इम्यून एक्टिवेशन करा देंगे। अब एंडोटॉक्सिन उन्होंने कहा एक लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है, जो कि आपके पास ग्राम नेगेटिव, ये याद रखना है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना, उनके ऊपर आपके पास लाइपोपॉलीसेकेराइड LPS होता है। ह्यूमन सेल्स के ऊपर नहीं होता, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी नहीं होता है।
उन्होंने कहा है कि इसका पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि किस तरह होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में कर लिया भाई, इससे ज़्यादा आसान रहता है। उन्होंने कहा है कि एलपीएस जो है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सरफेस पे होगा ना, तो वो आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास ना जैसे ही वो आएगा और ना सेल के पास, तो वो आपके पास बैक्टीरियल सरफेस से रिलीज़ हो जाएगा। अब आपके पास ना प्लाज्मा जो है ना इर्द गिर्द, वो प्लाज्मा के अंदर होता है एलपीएस बाइंडिंग प्रोटीन, वो जाके उस एलपीएस बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा। जब वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा ना, तो आपके पास वो प्रोटीन जो है वो उस एलपीएस को पकड़ेगा और उसको वो आपके पास रिसेप्टर के पास ले जाएगा। कौन से रिसेप्टर के पास ले जाएगा? मैक्रोफेजेस की सरफेस पे जो रिसेप्टर हैं वो कौन से हैं जी? CD14, ये याद रखना है, CD14 जो है ना उनके ऊपर एलपीएस को ले जाएंगे ये एलपीएस बाइंडिंग प्रोटीन्स। और उसके बाद क्या होगा, वो आपके पास एलपीएस जो है वो जाके आपके पास जैसे ही उस रिसेप्टर के साथ जुड़ेंगे, तो वो फिर वो एलपीएस जो है वो जाके पीआरआर्स को स्टिमुलेट करेंगे। पीआरआर्स क्या हैं? आपके पास पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। इसमें भी कौन से अब हम पढ़ रहे हैं? टॉल लाइक रिसेप्टर्स, और उसमें भी टॉल लाइक रिसेप्टर 4। तो ये टॉल लाइक रिसेप्टर 4 को एक्टिवेट करेंगे। टॉल लाइक रिसेप्टर 4 जो है आगे जाके सिग्नल अंदर न्यूक्लियस तक भेज देगा और उससे हो जाएगा। दूसरी तरह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर आगे जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, वो आपके पास क्या करेंगे, वो जाके आपके पास स्टिमुलेट करेंगे पीआरआर को। जब वो पीआरआर को स्टिमुलेट करेगी, वो आपके पास कौन से पीआरआर को? टॉल लाइक रिसेप्टर टाइप 2 को स्टिमुलेट करेगी। तो उससे क्या होगा आपका, वो भी आपके पास सिग्नल को अंदर भेज देगा। तो ये ओवरऑल था आपके पास कि किस तरह आपके पास, ये उन्होंने यही लिखा हुआ है कि अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, वो एलपीएस जाके एलपीएस बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ेगा, जो कि एलपीएस को ट्रांसफर कर देगा सरफेस ऑफ माइक्रोब्स पे, जहाँ पे CD14 होता है। फिर वो आपका जाके टॉल लाइक रिसेप्टर 4 को स्टिमुलेट करेगा, जो कि आगे सिग्नल न्यूक्लियस में भेज देगा। टॉल लाइक रिसेप्टर 2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है उसको सिग्नल करता होता है। अब उन्होंने कहा अगर मैक्रोफेज जो है वो बहुत ज़्यादा जाके एक्टिवेशन कर देना, तो आपके पास सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन और सेप्टिक शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो ये ओवरऑल यहाँ से था। यहाँ से देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर में पहले टॉल लाइक रिसेप्टर्स आ जाते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने 3 तरह के बताए हुए हैं, TLR2, TLR4 और TLR9। TLR4 जो है उनको कौन एक्टिवेट करेंगे, कौन से लाइगेंड्स एक्टिवेट करेंगे? पेप्टिडोग्लाइकन एक्टिवेट करेगा, जो कि अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे होता है। इसके ऊपर एलपीएस करेगा TL4 को, जो कि आपका बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे होता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपके पास ना बैक्टीरियल डीएनए डायरेक्टली ना TLR9 को स्टिमुलेट कर देता होता है। तो यहाँ तक टॉल लाइक रिसेप्टर्स की बात कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स। अब ये जो सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स हैं, इन्होंने क्या करना है हमारे पास, तो सी टाइप ना आप लोगों ने ना जब भी पढ़ते हैं, आप लोगों ने एम्ब्रियो में भी पढ़ा होगा, और वो लेक्टिन मैनिन पाथवे होता है वो कॉम्प्लीमेंट, उसमें भी पढ़ा होगा कि या ये वही लेक्टिन मैनिन पाथवे होता है। किस तरह के आपके पास ना ये कुछ रिसेप्टर होते हैं जिन्हें CLR या सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स कहते हैं। को उसकी एक एग्जांपल ले लें तो वो MBL की एग्जांपल ले लें, मैनन बाइंडिंग लेक्टिन। और मैनन क्या है आपके पास? मैनोज शुगर जो है ना उसी का एक पॉलीमर है, ठीक है। तो मैनन बाइंडिंग लेक्टिन जो होता है ना, ये आपका CLR, ये कहाँ पे पाया जाता है? प्लाज्मा में भी पाया जाता है, वैसे कुछ सेल्स की सरफेस पे होता है, डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेज की सरफेस पे भी होता है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास ना बहुत सारे बैक्टीरियाज और यीस्ट जो है ना उनके पास होता है मैनन, ठीक है। अब वो मैनन है, लेकिन ये मैनन जो है ये ह्यूमन सेल्स के ऊपर नहीं प्रेजेंट होता। तो ये तो फिर अब अगर कोई आ जाए बैक्टीरिया या यीस्ट, तो उसको पहचान सकते हैं हम इस तरह की इन रिसेप्टर्स की मदद से। तो आपका जब मैनन या मैनोज आता है, तो आपके पास ये जो MBL है ना, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, ये आपके पास मैनन के साथ जाके या मैनोज के साथ जाके बाइंड कर जाता है। उसके बाद आपको पता है यही वो मैनन लेक्टिन पाथवे है, तो ये आपका जाके आगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आगे जाके माइक्रोब की डेथ कराता है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे 63 चैप्टर में। उसके बाद उन्होंने कहा MBL का एक और काम भी होता है कि आपके पास इसने ऑप्सोनाइजेशन भी करानी थी, ऑप्शनिन के तौर पे काम करता है। और ऑप्शनिन के तौर पे जब जैसे आपको पता है जो भी ऑप्शनिन के तौर पे काम करता है वो फेगोसाइटोसिस को एनहांस करता है। तो उन्होंने कहा यही करता है, जाके आपका फेगोसाइट्स की सरफेस के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है और उनको ना फेगोसाइटोसिस को एनहांस कर देता है। आगे उन्होंने कहा MBL जो है ना वो एक नॉर्मल सीरम प्रोटीन है, नॉर्मली भी ये पाया जाता है MBL, ठीक है। लेकिन इसकी ना कंसनट्रेशन बहुत इंक्रीज हो जाती है जैसे ही एक्यूट फेज रिस्पॉन्स होता है, यानी जैसे ही बैक्टीरिया वगैरह कोई आए तो इसका आपके पास जो रिस्पॉन्स होगा तो उसके टाइम में ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उन्होंने कहा इसी तरह का एक, जिस तरह ये MBL है ना, इसी तरह का एक और होता है डेक्टिन 1। इसने तो आपके पास मैनोज को ना रिकॉग्नाइज करके बाइंड किया था ना, इसने क्या करना है आपके पास जो बीटा ग्लू, तो जो फंजाई होते हैं ना, जिस तरह कैंडिडा एल्बिकन्स हो गया, ठीक है, ये हमने FSC से पढ़े हैं कैंडिडा एल्बिकन्स, इसकी जो सेल वॉल होती है ना, उस सेल वॉल के अंदर बीटा ग्लूकन होता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। जब रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये बता देगा कि भाई कोई मसला हो गया, फंजाई आ गया, इसको ख़त्म करो। तो यहाँ पे अब उन्होंने यही CRLs को भी इसी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स
एक MBL लिखा हुआ है जिसने मैनोज को करना है, ठीक है। मैनोज वायरल फंगल बैक्टीरियल कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके अलावा डेक्टिन 1 जिसने ग्लूकान फंगल सेल वॉल के अंदर जो होता है उसको करना होता है। फिर आ जाते हैं अगले इंट्रासेलुलर के अंदर। पहला है नॉड लाइक रिसेप्टर। नॉड क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमराइजेशन डोमेन, ठीक है। तो अब आपने उन्होंने कहा कि ये आपके पास नॉड स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ओलिगोमराइजेशन डोमेन। अब उन्होंने कहा कि ये आपके पास क्या करेगा? वही जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन है ना, उसी के पार्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद उसको ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पास ह्यूमन सेल्स के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इंट्रासेलुलर है तो ह्यूमन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जब वो इन्वेड कर चुके होंगे तो उनके अंदर ये आ चुके होंगे, तो आपके पास ये लोकेटेड होगा। अब उन्होंने कहा बाकी आपके पास वो मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, इन सब के आपके पास साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होगा। इसलिए उन्होंने कहा ये आपके पास ना जो इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होता है ना, जिस तरह लिस्टेरिया वगैरह हो गया, इनके अंदर ये आपके पास इनके खिलाफ इनेट रिस्पॉन्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी उन्होंने यही लिखा हुआ है कि आपका नॉट जो रिसेप्टर है ना, तो ये NLRs, तो ये नॉट 2 रिसेप्टर होता है। यह आपका पेप्टिडोग्लाइकन जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर होता है उसके खिलाफ होता है। इसके अलावा एक यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है कि नॉड लाइक रिसेप्टर P3, ये आपके पास ना जो स्टेफाइलोकोकस ना अल्फा टॉक्सिन होता है ना, ये स्टेफाइलोकोकस अल्फा टॉक्सिन इंपॉर्टेंट है। ये आगे वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्टेफाइलोकोकस ना अल्फा टॉक्सिन जो है ये आपके पास इसको ना रिकॉग्नाइज करते हैं और उससे फिर आपके पास आगे ये इन ना इम्यून रिस्पॉन्स करवाते होते हैं। आखिर में आ जाते हैं रिग लाइक हेलिकेज, रिग 1 हेलिकेज लाइक रिसेप्टर्स, ये RLRs। इसमें अगर देखें तो रिग 1 क्या है? तो रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन 1, ठीक है, हेलिकेज लाइक रिसेप्टर्स। तो उन्होंने कहा ये क्या करते हैं? इन्होंने आगे जाके न्यूक्लिक एसिड जो है ना, माइक्रोबियल न्यूक्लिक एसिड्स जो कि आपके पास इन्फेक्टेड सेल्स में अब आ गए हैं, तो न्यूक्लिक एसिड्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद आपके पास इन्होंने फिर जाके करना है उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स कर देना है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने एग्जांपल दी है कि जिस तरह कुछ वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाते हैं, उनको ये रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद इसने जाके अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन्स जो है ना उनको रिलीज करना है। और इंटरफेरॉन्स का मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि वो आपके पास एंटी वायरल इम्यून रिस्पॉन्स करवाते होते हैं। तो ये आपके पास यही उन्होंने लिखा हुआ है कि डबल स्ट्रैंडेड RNA जो होता है वायरल वाला, वो आपके पास रिग 1 रिसेप्टर जो है उसके अंदर जाता है और वो आपके उसको स्टिमुलेट करता है और यूँ। तो इस तरह करके हमारे पास यहाँ तक का सारा जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था ना इनेट इम्यूनिटी का, वो ख़त्म हुआ है। आगे अब हम देखेंगे कि इम्यून सेल्स क्या होते हैं और उनके आगे अफेक्टर्स क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।